आई एम दीक्षा। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ जनवरी 2021 के करंट अफेयर शेयर किए थे और इस वीडियो में हम आपके साथ फरवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर शेयर करेंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द गवर्नमेंट्स न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर्सनल व्हीकल्स विल हैव टू अंडरगो फिटनेस टेस्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। देखो हम अब आपको हर वीडियो में क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं हिंदी में। तो उन दोनों लैंग्वेजेस में जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं उनकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमने दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। तो अभी हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हमारे क्वेश्चन को। सरकार की नई वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत व्यक्तिगत वाहनों को कितने वर्षों के बाद फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं 20, 15, 18 और 10 और 18। तो आंसर देख लेते हैं हम। आंसर है 20 ईयर्स। अंडर द न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर्सनल व्हीकल्स विल अंडरगो फिटनेस टेस्ट इन ऑटोमेटेड सेंटर्स आफ्टर 20 ईयर्स while commercial vehicles will undergo the test after 15 years। देखो इसमें आपको एक चीज याद रखने वाली ये है कि पर्सनल व्हीकल्स जो है उनको 20 साल के बाद फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको 15 साल के बाद अपनी फिटनेस टेस्ट करवाने पड़ेंगे। ठीक है। टर्मिंग द पॉलिसी अ बून, द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सेड इट वुड लेड टू अ 30% बूस्ट टू द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टर्नओवर टू ₹10 लाख करोड़ इन द ईयर्स टू कम। हिंदी में पढ़ लेते हैं। सामने है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत व्यक्तिगत वाहन 20 साल बाद स्वचालित केंद्रों में फिटनेस परीक्षण से गुजरेंगे, जबकि वाणिज्यिक वाहन 15 साल बाद परीक्षण से गुजरेंगे। सड़क परिवहन मंत्री ने नीति को एक वरदान बताते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के कारोबार में 10 लाख करोड़ रुपए तक का 30% का लाभ होगा। ठीक है। सिर्फ इसमें एक बात याद रखने वाली है कि जो पर्सनल व्हीकल्स हैं वो 20 साल के बाद टेस्ट उनके होंगे व्हीकल्स के, लेकिन जो कमर्शियल हैं उनके 15 साल बाद होंगे। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्पेस एजेंसी हैज अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन भव्य लाल एज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ? ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अमेरिकी भव्य लाल को कर्मचारियों का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शंस नासा है, एक जक्सा है, ESA है, रोस्कोमोस है। ठीक है। अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है नासा। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट भव्य लाल was appointed by NASA as its acting chief of staff on February 1, 2021. The space agency said in a statement that Lal means Bhavya Lal, brings extensive experience in engineering and space technology, serving as a member of the research staff at the Institute for Defense Analysis Science and Technology Policy Institute। इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म है STPI। ठीक है। एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट फ्रॉम 2005 टू 2020। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भव्य लाल को 1 फरवरी 2021 को नासा ने अपने स्टाफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा कि लाल इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में व्यापक अनुभव लाते हैं, जो शोध कर्मचारियों के सदस्य के रूप में रक्षा विश्लेषण संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति संस्थान STPI, हमने इसको अभी डिस्कस किया, STPI की फुल फॉर्म में 2005 से 2020 तक काम करते रहे। ठीक है। तो अभी आपको एक्सप्लेनेशंस भी हम हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन करते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? ठीक है। किस भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामांकित किया गया? ऑप्शंस ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, पृथ्वी शॉ, हनुमा विहारी। ठीक है। तो इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर है इसका ऋषभ पंत।
The International Cricket Council (ICC) has announced the nominees for inaugural ICC Player of the Month awards that recognize and celebrate the best performances across all forms of international cricket throughout the year. The nominees for Men's Player of the Month January are Rishabh Pant, जो इंडिया से है, जो रूट इंग्लैंड से हैं, एंड पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड से हैं. ओके. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के उद्घाटन के लिए नामांकितों की घोषणा की है, जो पूरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पहचानते हैं और उनका जश्न मनाते हैं. मैन ऑफ द मंथ जनवरी के लिए नामांकित खिलाड़ी ऋषभ पंत, जो भारत से हैं, जो रूट इंग्लैंड से, और पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड से हैं. ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है. हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट. ठीक है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? दोबारा किसे चुना गया है? ऑप्शंस: आशीष शेलर, राकेश सिंह, अजय सिंह, रमेश तोमर. ठीक है, इसका आंसर देखते हैं. अजय सिंह. अजय सिंह इसका आंसर है. अजय सिंह हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की शॉर्ट फॉर्म है BFI. ओके. ही डिफीटेड फॉर्मर महाराष्ट्र स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशीष शेलर इन द पोल्स. ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है कि उसने किसको डिफीट किया था? आशीष शेलर को. ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, फॉर्मर महाराष्ट्र स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे इन द पोल्स. Ajay Singh received 37 votes while Shelar got 27 votes in the BFI elections that were held on February 3, 2021. ठीक है, अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है. उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व खेल मंत्री आशीष शेलर को चुनाव में हराया. अजय सिंह को 37 वोट मिले, जबकि शेलर को 3 फरवरी 2021 को हुए BFI चुनाव में 27 वोट मिले. ओके, आई होप आपको हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेजेस में बताई गई. जिनको इंग्लिश समझ आती है वो इंग्लिश में अच्छी तरह समझ रहे हैं, और जिनको हिंदी आ रही है समझ, वो हिंदी में अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, विच कंपनी हैज गॉट द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम द US. किस कंपनी को अमेरिका से न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मिली है? ऑप्शंस आपको दी गई हैं: रिलायंस, टाटा ग्रुप, हॉल एंड DRDO. ओके, आंसर देखते हैं. रिलायंस इसका आंसर है. रिलायंस. Reliance has sourced the world's first consignment of carbon neutral oil from the United States. The move comes as the company looks to become a net zero carbon company by 2035. Reliance ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है. ये कदम तब आता है जब कंपनी 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बन जाती है. ठीक है, क्वेश्चंस हम ऐसे ही हर एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हर वीडियो में शेयर करेंगे. बस आप हमारे चैनल को और भी ज़्यादा प्यार देते रहिए. हमारी पिछली वीडियो को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इसलिए हम आपके साथ हर वीकली आपके साथ हम करंट अफेयर्स के लेक्चर्स शेयर करते रहेंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर. टेक मेजर माइक्रोसॉफ्ट हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू इंडिया डेवलपमेंट सेंटर. इसकी शॉर्ट फॉर्म है IDC. ठीक है, इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की शॉर्ट फॉर्म है IDC फैसिलिटी इन विच स्टेट. किस स्टेट में इन्होंने इसे लॉन्च किया है? टेक प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू की है? सो इसका आंसर है, ऑप्शंस है गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरला और कर्नाटका. सो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सोच सकते हैं अगर आपको आंसर पता है. ठीक है, गैस करें आंसर क्या हो सकता है, फिर आप देखें कि आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज कितनी है. अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं. उत्तर प्रदेश. टेक मेजर माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू इंडिया डेवलपमेंट सेंटर दैट इज IDC फैसिलिटी इन नोएडा, उत्तर प्रदेश. ओके, ये भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहाँ पर इसे लॉन्च किया है. तो
इसका आंसर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में इन्होंने इसे लॉन्च किया है। दिस इज द थर्ड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया आफ्टर बेंगलोर एंड हैदराबाद। बेंगलोर और हैदराबाद के बाद ये इनका तीसरा सेंटर है, डेवलपमेंट सेंटर है। टेक प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा, उत्तर प्रदेश में अपनी नई भारत विकास केंद्र आईडीसी सुविधा शुरू की है। ये बेंगलोर और हैदराबाद के बाद भारत में माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा विकास केंद्र है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट्स ओन बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर अंडर द ब्रांड नेम मिशन भागीरथ। ओके, हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को। किस राज्य ने मिशन भागीरथ नाम से अपना बोतल बंद पेयजल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश। सो गैस करें, अगर आप पॉज करके गैस करना चाहते हैं गैस करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अभी हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है तेलंगाना। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इट्स ऑन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मिशन भागीरथ, a bid to encourage people to drink only tap water instead of running after branded and packaged drinking water. The Telangana government has come up with this unique idea of creating its own brand and calling it Mission Bhagirath. हिंदी में पढ़ लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने अपना खुद का पैकेज्ड पीने का पानी लॉन्च किया है। मिशन भागीरथ ने लोगों को केवल नल का पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक बोली लगाई है। ब्रांडेड और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के बाद चलने के पीछे चलने की बजाय तेलंगाना सरकार अपना ब्रांड बनाने के इस अनूठे विचार के साथ आई है। इसे मिशन भागीरथ कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has won the gold medal in the first ever Asian online shooting championship? किसने पहली बार एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस, दीपक कुमार, सरबजोत सिंह, सौरभ चौधरी और पृथ्वीराज टोंडीमैन। ठीक है, तो इसकी आंसर हमारा इसका सौरभ चौधरी। India's gold winners were Saurabh Chaudhary in the men's 10-meter air pistol, Divyan Singh Panwar in the men's 10-meter air rifle, Kanan Chennai in the men's trap, and Rajeshwari Kumari in the women's trap. The 24-member shooting team from India topped the medals tally in the first Asian online shooting championship. भारत के स्वर्ण विजेता पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्तल में सौरभ चौधरी, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांशु सिंह पावर, पुरुषों की ट्रैप में कियान चेनाई और महिलाओं के ट्रैप में राजेश्वरी कुमारी थी। 24 सदस्य भारत की शूटिंग टीम पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के पदक के शीर्ष पर पहुंची है। बेसिकली इसका आंसर है गोल्ड विनर, जो गोल्ड मेडल जिसको मिला है, स्वर्ण पदक जिसने जीता है। हमने यहाँ पे देखा था कि स्वर्ण पदक किसने जीता है शूटिंग चैंपियनशिप में, तो उसका आंसर है हमारे पास सौरभ चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th क्वेश्चन। सिस्ली टाइसन पास्ड अवे रिसेंटली। सिस्ली टाइसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, शी वॉज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड थी? ठीक है, और वो किस प्रोफेशन से संबंधित थी? ऑप्शंस है, फिल्म मेकर थी, एक्ट्रेस थी, पॉलिटिशियन थी और डांसर थी। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। शी वॉज एन एक्ट्रेस। Pioneering Hollywood actress Cicely Tyson, who was known for her portraying strong African American characters, has died aged 96. ठीक है, 96 की एज में वो मर गई हैं। ठीक है, उनका निधन हो गया है, ये बात उनके मैनेजर ने बताई है। No cause of the death was given. उनकी मृत्यु का कोई भी कारण नहीं बताया गया है। टाइसन won 2 Emmys for her performance in the 1974 civil rights era film The Autobiography of Miss Jane Pittman. She became the first African American woman to receive an honorary Oscar in 2018. इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं याद रखने वाली। ठीक है, कि वो 96 की एज में मरी है, उनका निधन हो गया इतनी 96 की एज में। ठीक है, उनके डेथ का कोई कॉज नहीं बताया गया है। उन्होंने 2 एमीज जीती थी इन द 1974 सिविल राइट्स इरा में, जिसकी फिल्म थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस जेन पिटमैन। ठीक है, शी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टू रिसीव एन ऑनरी ऑस्कर इन 2018। हॉलीवुड अभिनेत्री सिस्ली टाइसन, जो कि मजबूत अफ्रीकी अमेरिकी चरित्रों
को चित्रित करने के लिए जानी जाती थी की मृत्यु 96 वर्ष की आयु में हुई है। उनके प्रबंधक ने कहा है मौत का कोई कारण, उनके प्रबंधक ने ये बात बताई है, उनकी मौत का कोई कारण नहीं बताया गया है। टाइसन ने 1974 के नागरिक अधिकार युग की फिल्म द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस जेन पिटमैन में अपने प्रदर्शन के लिए 2 एमियां जीती। वह 2018 के मानद ऑस्कर पाने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिका महिला बनी। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाया जा रहा है, बस आप ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए जैसे आप अभी दे रहे हैं। हमारी पिछली वीडियोस की और कुछ वीडियोस हम और भी रीजनिंग की वीडियोस भी डाल रहे हैं, उन वीडियोस में को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। हम आशा करते हैं कि आप हमारी आने वाली और वीडियोस को भी ऐसे ही प्यार देंगे। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। अ 25-year-old कश्मीरी वुमन डैश, ठीक है, हैज बिकम द यंगेस्ट फीमेल पायलट इन द कंट्री। ठीक है, एक 25 वर्षीय कश्मीरी महिला, उसके बाद उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया है, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे उस कश्मीरी वुमन 25-year-old कश्मीरी वुमन का नाम बताना है कि कौन थी वो। नादिया निगात, इकरा रसूल, आयशा अजीज, नुसरत जहां। ठीक है, हिंदी में सेम नाम तो सेम ही है, हिंदी में तो सेम ही रहेंगे, नाम चेंज करना होगा। आंसर आयशा अजीज। Aisha Aziz, a 25-year-old from Kashmir, has become the youngest female pilot in the country. In 2011, Aisha Aziz had become the youngest student pilot to get a license at the age of 15. उनको 15 साल की उम्र में लाइसेंस मिल गया था स्टूडेंट पायलट का। स्टूडेंट पायलट थी, मतलब यंगेस्ट स्टूडेंट पायलट थी वो, जब 15 साल की थी उनको लाइसेंस मिल गया था। She underwent training to fly a MiG-29 जेट। अब ये क्वेश्चन बन गया जी, आयशा अजीज ने कौन सा ट्रेनिंग किस जेट को उड़ाने की ली थी। ठीक है, तो जेट का नाम है MiG-29 एट रशिया सोकोल एयरबेस द फॉलोइंग ईयर। इन 2017, Aisha Aziz graduated in aviation from the Bombay Flying Club, that is BFC की शॉर्ट फॉर्म है, एंड ऑब्टेन्ड अ कमर्शियल लाइसेंस, और उन्होंने एक कमर्शियल लाइसेंस भी ऑब्टेन कर लिया था। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बारी। कश्मीर की 25 साल की आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। 2011 में आयशा अजीज ने 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करके सबसे कम उम्र के छात्र पायलट बन गई। उसने अगले वर्ष रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 जेट उड़ाने के लिए प्रशिक्षण लिया। 2017 में आयशा अजीज ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, मैंने अभी आपको बताया इसकी शॉर्ट फॉर्म है BFC, से एविएशन में स्नातक किया और एक वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as the new chairman of National Safety Council? NSC भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि NSC का जो किसको अपॉइंट किया है चेयरमैन। NSC की फुल फॉर्म है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस राजेंद्र डांग, SN सुब्रमण्यन, RK शुक्ला, रवि मिश्रा। ठीक है, सो इसका आंसर देख लेते हैं हम। SN Subramanian, the CEO and Managing Director of Larsen and Toubro Limited (LNT), has been appointed as Chairman of the National Safety Council. Subramanian's experience will guide the National Safety Council, which has a major role to play to ensure safety in workplaces under new occupational safety, Health and Working Conditions Code 2020, said a press statement by the Ministry of Labour and Employment. हिंदी में पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे समझ आ जाए। सुब्रमण्यन लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक प्रेस बयान में कहा गया, सुब्रमण्यन का अनुभव राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मार्गदर्शन करेगा, जिसमें नई व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों 2020, इसको OSH कोड 2020 भी कहा जाता है, के तहत
कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू बिकम कोविड-19 फ्री। ठीक है, अभी देखो उन्होंने ऑप्शंस में आपको हर यूनियन टेरिटरी दी हुई है, मतलब सारी जितनी उन्होंने ऑप्शंस दी हैं वो सभी यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, सो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है ये तो सारी यूनियन टेरिटरीज, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को याद करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी कंट्रीज में सबसे पहले कोविड-19 फ्री बनी है। कोविड-19 मुक्त बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश हम यूनियन टेरिटरी को बोलते हैं, कौन सा है? लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, चंडीगढ़ है, या अंडमान और निकोबार द्वीप है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। गैस कर सकते हैं आप पॉज करके वीडियो को, अगर आपको पता है, कुछ आइडिया है गैस करें, अपनी नॉलेज का भी टेस्ट नहीं, गैस करें अपने आप को कि आपको लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, सो देखो पढ़ते हैं इसको। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन क्वेश्चन में आपको फर्स्ट स्टेट भी दिया जा रहा है। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में आपको फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इन द कंट्री टू बिकम कोविड-19 फ्री विद एक्टिव केसेस फॉलिंग टू 0 इन द आइलैंड्स। Health Ministry's website reported that the last 4 infected persons in Andaman and Nicobar Islands have been declared cured. उनको अभी बिल्कुल सही हो गए हैं, वो क्योर हो गए हैं इस डिसीज से। The मतलब यूनियन टेरिटरी had reported a total of 4,932 cases and 62 deaths from the virus. कितने केसेस थे उनके टोटल, और 62 डेथ्स हो गई थी वायरस के कारण। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो सक्रिय मामलों से मुक्त होकर कोविड-19 मुक्त बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट ने बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतिम 4 संक्रमित व्यक्तियों को ठीक कर दिया गया है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी ने कुल 4,932 मामलों और वायरस से 62 मौतों की सूचना दी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 13th क्वेश्चन। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बिडेन सन, जो बिडेन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, उनके बेटे हंटर बिडेन, उनके बेटे का नाम है हंटर बिडेन, इज पब्लिशिंग हिज मेमोर टाइटल। वो जो अपनी मेमोर लिख रहे हैं, संस्मरण लिख रहे हैं, उसे किस शीर्षक से प्रकाशित कर रहे हैं? यूएस के राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन अपने संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित कर रहे हैं? ऑप्शंस, प्रॉमिस मी डैड, कन्वर्सेशंस विद जो, ब्यूटीफुल थिंग्स, प्रॉमिसेस टू कीप। सो आंसर देखते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बिडेन्स सन हंटर बिडेन is publishing his memoir titled Beautiful Things, which narrates about his struggles with addiction and drug abuse on 6th April. 6th April को ये पब्लिश हो जाएगी। It's important thing. Beautiful Things will be published by Gallery Books and imprint of Simon and Schuster ये इनको पब्लिश करेंगे। ओके, इनके पब्लिशर्स ये हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन ब्यूटीफुल थिंग्स नामक अपने संस्मरण को प्रकाशित कर रहे हैं, जो 6 अप्रैल को व्यसन और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के साथ उनके संघर्ष के बारे में बताता है। ब्यूटीफुल थिंग्स को गैलरी बुक्स साइमन एंड स्कस्टर की एक छाप द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, दैट इज 14th क्वेश्चन। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च्ड डैश कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए डैश अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान शुरू किया? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। स्विच दिल्ली, विद्युत दिल्ली, पावर दिल्ली, इलेक्ट्रिक दिल्ली। ठीक है, आंसर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन February 4 लॉन्च द स्विच दिल्ली कैंपेन। स्विच दिल्ली कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया। आंसर है स्विच दिल्ली। एंड सेड हिज गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट विद इन द नेक्स्ट 6 months only electric vehicles are hired by different departments.
Under the campaign, awareness will be created about the benefits of electric vehicles and how it can contribute to making Delhi clean and pollution free. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 फरवरी को स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया और कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अगले 6 महीनों के भीतर विभिन्न विभागों द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को काम पर रखा जाएगा। अभियान के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी और ये बताया जाएगा कि यह दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में कैसे योगदान कर सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, उन्होंने स्विच दिल्ली कैंपेन जो है स्टार्ट किया है। इसमें वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करेंगे हर डिपार्टमेंट में। ओके, 4 फरवरी को उन्होंने लॉन्च किया है और वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो हर डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हायर किए जाएंगे हर डिपार्टमेंट में। ओके, सो हमारा नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म has announced that the company has decided to wind down its domestic payment services in India. निम्नलिखित में से किस वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच ने घोषणा की है कि वे भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने का निर्णय लेते हैं? सो इसके ऑप्शंस हैं मास्टर कार्ड, पेपल, वीजा और अमेजोन पे। ओके, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। पेपल होल्डिंग्स विल wind down its domestic payments business in India from April 1 से ये बंद कर देंगे। सैन जोस कैलिफोर्निया बेस्ड पेपल will instead focus on its cross border payments business, which means global customers will still be able to pay Indian merchants using the service. ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, सारी एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में क्लियर हो जाएगी। ओके, पेपल होल्डिंग्स 1 अप्रैल से भारत में अपने घरेलू भुगतान कारोबार को बंद कर देगा। सैन जोस कैलिफोर्निया स्थित पेपाल इसके बजाय सीमा पार के भुगतान व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका अर्थ है कि वैश्विक ग्राहक अभी भी सेवा का उपयोग करके भारतीय व्यापारियों को भुगतान करने में सक्षम होंगे। ओके, तो बेसिकली इसका आंसर है पेपल। किसने बंद कर दी, कब से बंद करेगा? अप्रैल 1 अप्रैल से बंद कर देगा। 16th क्वेश्चन, रिसेंटली द लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड शिवम सहकारी बैंक हैज बीन कैंसल्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। कौन से बैंक का? शिवम सहकारी बैंक का। इट हैज बीन कैंसल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड? ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया है। ये निम्न में से किस आधार पर रद्द कर दिया गया है? सो ऑप्शंस है इनएडिक्वेंसी ऑफ कैपिटल, इट मींस पूंजी की अपर्याप्तता, लैक ऑफ अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स, कमाई की संभावनाओं की कमी, इट कंडक्ट्स इट्स ऑपरेशन इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ये जनहित के लिए हानिकारक तरीके से अपना संचालन करती है। ओनली ए एंड बी, केवल ए और बी। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारे पास ओनली ए एंड बी। ठीक है, ओनली ए एंड बी इसका आंसर है। मींस द आरबीआई सेड द लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड शिवम सहकारी बैंक हैज बीन कैंसल्ड एज इट डज नॉट हैव एडुकेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। विद द कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस एंड commencement of liquidation proceedings, the process of paying the depositors of Shivam Sahakari Bank as per the DICGC Act 1961 will be set in motion. So, RBI ने कहा कि महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि इसमें पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के साथ DICGC अधिनियम 1961 के अनुसार शिवम सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया गति में सेट की जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020? निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है
ऑप्शंस है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और पंजाब। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। महाराष्ट्र। इन दिस ईयर्स रिपोर्ट Maharashtra has emerged at the top among 18 large and mid-sized states when it comes to justice delivery। जब कहते हैं जस्टिस डिलीवरी की बात हो रही है तो महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। The report has tracked the progress states have made in capacitating their justice delivery structure to effectively deliver services to all। इस वर्ष की रिपोर्ट में जब न्याय की बात आती है तो महाराष्ट्र 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष पर उभरा है। इस रिपोर्ट ने उन प्रगति वाले राज्यों पर नजर रखी है जिन्होंने अपनी न्याय वितरण संरचना को प्रभावी ढंग से सभी को सेवाएं देने के लिए बनाया है। बेसिकली इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टॉप पर रहा है इन द फील्ड ऑफ जस्टिस डिलीवरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना 18 क्वेश्चन। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम आगे भी आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करते रहेंगे करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। बस आप हमारे ऐसी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, और शेयर तो जरूर करें क्योंकि ये चीजें जो चीजें हम आपको हमारे चैनल के थ्रू बताएंगे वो हर फील्ड में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। Who among the following has been appointed as the new MD and CEO of SBI कार्ड? निम्नलिखित में से किसे SBI कार्ड ने नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? ओके, ऑप्शन इसकी बहुत कंफ्यूजिंग है। फर्स्ट ऑप्शन है राम मोहन राव अमारा, सेकंड रमा मोहन राव अमारा, थर्ड है रमन मोहन राव अमारा और डी है राणा मोहन राव अमारा। आपको सुन के लग रहा होगा कि बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं इनकी, क्योंकि नाम दोनों सारे सेम लग रहे हैं। र से नाम है, सारे सब सेम है, सिर्फ फर्स्ट जो नाम है वो चेंज है, बाकी तीनों अक्षर इसके सेम है। तो अभी देख लेते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना कि कौन है। रमा मोहन राव अमारा, मिस्टर रमा, इट इज ये बी ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, रमा मोहन राव अमारा। ठीक है, रमा मोहन राव अमारा इनको बनाया गया है। Mr. Rama Mohan Rao Amara is a veteran banker with a successful career spanning over 29 years at the State Bank of India. Prior to taking charge at SBI card, Mr. Rao was the Chief General Manager, SBI Bhopal Circle, where he managed two key states, MP and Chhattisgarh. ठीक है, श्री रमा मोहन राव अमरा एक अनुभवी बैंकर हैं जिनका भारतीय स्टेट बैंक में 29 वर्षों का सफल कैरियर है। एसबीआई कार्ड में कार्यभार संभालने से पहले श्री राव एसबीआई भोपाल सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक थे, जहां उन्होंने दो प्रमुख राज्यों एमपी और छत्तीसगढ़ का प्रबंधन किया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आवर 19th क्वेश्चन। स्मृति ईरानी इनॉर्गेटेड द डैश इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर कंसिडर्ड टू बी द कंट्रीज बिगेस्ट सिल्क फेयर रिसेंटली। ठीक है, उन्होंने कौन सा, कितना, मतलब इसका क्या नंबर हुआ है? ये जो उन्होंने इंडिया का इंटरनेशनल सिल्क फेयर ऑर्गेनाइज किया, ये कितने नंबर पर था? ठीक है, इससे पहले कितने हो चुके, ये कितना था? स्मृति ईरानी ने डैश भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया, जो देश का सबसे बड़ा रेशम मेला माना गया। वो 5th था, 6th था, 8th था या फिर 9th था? ओके, 8th था। यूनियन टेक्सटाइल्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी इनॉर्गेटेड द 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर कंसिडर्ड टू बी द कंट्रीज बिगेस्ट सिल्क फेयर टू बी हेल्ड बिटवीन 31st January to February 4। The event is being held virtually due to COVID-19 pandemic। स्मृति ईरानी ने 8th जो है इंटरनेशनल सिल्क फेयर जो इनॉर्गेट किया, ठीक है, जो 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक हुआ। ओके, हिंदी में पढ़ लेते हैं हम। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 31 जनवरी से 4 फरवरी के बीच आयोजित होने वाले देश के सबसे बड़े रेशम मेले के रूप में माने जाने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह आयोजन कोविड-19 महामारी के कारण वस्तुत आयोजित किया जा रहा था है, ठीक है, मतलब वर्चुअली हेड हुआ था ये प्रोग्राम। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 20th क्वेश्चन।
Facebook has appointed Dash as its first ever chief compliance officer. Facebook ने डैश को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। ऑप्शंस एडवर्ड सेवरिन, शेरिल सैंडबर्ग, डेविड वेनर, हेनरी मोनिस। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं अभी। हेनरी मोनिस। Facebook has appointed Henry Moniz as its first ever chief compliance officer. He will lead the company's global compliance team to enhance its global compliance and risk management and promote the highest standards of legal and ethical conduct at the company. Prior to this, Henry Moniz has been the chief compliance officer and chief audit executive at media company Viacom CBS inclusive. ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। फेसबुक ने हेनरी मोनिस को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। वह अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी के कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले हेनरी मोनिस मीडिया कंपनी वायाकॉम सीबीएस के मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षक कार्यकारी थे। बेसिकली इसका आंसर है हेनरी मोनिस। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम आगे भी आपके साथ ना सिर्फ करंट अफेयर्स की और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने हमारी पहली वाली वीडियोस को बहुत जैसे प्यार दिया है वैसे ही हमारी आने वाली और इस वीडियो को भी ऐसे प्यार दिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।